तो माय डियर डियरेस्ट फ्रेंड्स, फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स। आप बोलो हाँ सर, इसी दिन का इंतजार था। अब बताओ क्या होता है वेक्टर। बहुत चर्चा चल रही है, हमें बचपन से कंफ्यूजन रही है, स्केलर वेक्टर टेंसर, और ये टेंसर क्या चीज है, आज पहले यही क्लियर कर। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर, क्या है टेंसर, और उसके बाद हमें वेक्टर्स में क्या पढ़ना है, वेक्टर कौन कौन से प्रकार के हैं, फिर हम उन सारी चीजों पे चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात आती है कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या। आप बोलो सर जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है वो वेक्टर है, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम सिर्फ स्केलर बोल देते हैं। बात तो सही है। अच्छा, अब ऐसा करो, जैसे एक आध एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, आप कहो सर जैसे 2 किलो आलू, 2 किलो उसका मैग्नीट्यूड है, हम आलू लेने गए, ये थोड़ी बोलते हैं 2 किलो आलू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये वो फलाना ढिमकाना, फालतू बकवास नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके साथ एसोसिएटेड कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप 2 किलो की बजाय 20 न्यूटन की बात करो, बोलो सर उसका वेट है 19.8, नीचे लग रहा है। हाँ, वेट नीचे लग रहा है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब बोलो सर ये वेक्टर तो ठीक है, स्केलर वो भी ठीक है। अब ये बताओ टेंसर का क्या मतलब है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको ये समझ आता था कि सामने कोई प्राणी अगर जा रहा है, या तो वो अंकल है या आंटी है। जब आप छोटे बच्चे थे, अंकल है आंटी है, आप बिना पूछे भी पता लगा पाते थे कि वो अंकल है या आंटी है। इतनी सेंस ऑफ डेवलपमेंट आपके पास मतलब डेवलप हो चुकी थी आपकी। फिर क्या हुआ, ऐसे ही छोटा बच्चा जो होता है उसे बस अंकल और आंटी दो ही बातें पता है, स्केलर और वेक्टर। अब ऐसे क्या होता है, एक छोटा बच्चा जाता है रेलवे स्टेशन पर, अपने पापा से पूछता है, पापा पापा बताओ वो अंकल है कि आंटी है। अब उसके पिताजी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं बेटा, ये ना तो अंकल है ना आंटी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा उसको नहीं पता। तो इसका इंटेलिजेंट आंसर क्या हो सकता है कि उसके पिताजी बोले बेटा ये भी हमारी तरह एक इंसान है। तो ये जवाब सही हो गया। अब वही जो इंसान है वो टेंसर है, यानी कि टेंसर, स्केलर इज ऑल्सो अ टेंसर, वेक्टर इज ऑल्सो अ टेंसर, टेंसर इज अ पावर सेट, टेंसर इज अ वास्ट कंसेप्ट। मतलब अगर मैं कहूं कि जो टेंसर है वो एक पावर सेट है, स्केलर और वेक्टर उसके सबसेट है। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको स्टडी करने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो वो है जीरो ऑर्डर टेंसर, जिसके साथ एसोसिएटेड कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जीरो ऑर्डर टेंसर को हम स्केलर कहते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को हम वेक्टर कहते हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी क्लियर हो गई। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। आगे की कहानी ये है कि अगर मैं बात करूं भाई वेक्टर्स की, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये टेल है, ये हेड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको क्या बोलते हैं, हेड, या आप कह सकते हो टेल। ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो पॉइंट ए से बी तक ये हो गया आपके पास वेक्टर ए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल ए से भी करते हैं, मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। और जैसे मान लो ये है आपके पास पॉइंट ए, यहां से आप गए, ये है पॉइंट बी, तो ये जो वेक्टर है आप इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये हो गया वेक्टर ए, तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बना देंगे इसको, है ना। यस और नो। अरे क्या यार, क्या यस सर, ये ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है। देखो ये डिनोट करने का तरीका ऐसा थोड़ी, अगर मान लो ऐसा कोई वेक्टर हो गया तो आप इसी के ऊपर एरो नचाते रहो। ये भाई डिनोट करने का तरीका है, ये सिंबल है। दिस एरो विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। एम आई क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब ब्रॉडली जो है वेक्टर के नेचर के हिसाब से हम इसको दो कैटेगरीज में, मेजरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और वो जो दो कैटेगरी हैं वो क्या हैं, वो दो कैटेगरी हैं, पहली है फ्री वेक्टर्स और दूसरी है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। दूसरी है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। आप बताओ सर, अब बताओ ये फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, फ्री वेक्टर मतलब फ्री है, फ्री मतलब कतई करता खाली है, बिल्कुल खाली, कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, कहीं भी घूम सकता है वो। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है, क्या है ये, फ्री वेक्टर। फ्री है तो कहीं भी आए जाएगा, फ्री है तो कहीं भी आए जाएगा। द कंडीशन इज रोटेट नहीं करना। अगर रोटेट कर दोगे तो क्या होगा,
डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी तो क्या होगा, वेक्टर बदल जाएगा। और ऐसा तो है नहीं इसका मैग्नीट्यूड अपने आप से इतना बड़ा हो गया फिर वापस छोटा हो गया, तो मैग्नीट्यूड अपने आप से बदल नहीं रहा, डायरेक्शन आप चेंज कर नहीं रहे, तो वेक्टर विल रिमेन सेम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, इतनी बात समझ आ गई। आगे बताओ। अब देखो वेक्टर की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप वेक्टर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई लाइन है आपके पास, ये क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वेक्टर है, तो एक लाइन, लाइन में ये मान लेता हूं। अब फ्री वेक्टर्स में आप क्या कर सकते हो कि ये जो वेक्टर है, ये जो इतनी लाइन सेगमेंट है, ये जो इतनी लाइन सेगमेंट है, इसे आप उठा के इसके पैरेलल कहीं भी, यार ये पेन कलर पे गिर गया था, बड़ी बदतमीजी चल रही है, ये जो इतना लाइन सेगमेंट है आप इसे उठा के कहीं भी रख सकते हो, इस लाइन पे या इस लाइन के पैरेलल कहीं भी। इफ दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए, देन दीज ऑल वेक्टर्स आर इक्वल टू वेक्टर ए, दीज ऑल आर इक्वल टू वेक्टर ए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, फ्री वेक्टर की बात समझ आ गई। अब बताओ लोकलाइज क्या है। लोकलाइज वो है जिसके एंड पॉइंट फिक्स है, जिसे आप मूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको गेट खोलना है, ठीक है, तो गेट कैसे खोलते हैं, जैसे खोलते हैं वैसे गेट खोलते हैं, डोर हैंडल पकड़ते हैं गेट खोल देते हैं। तो अगर मान लो ये जो डोर हैंडल है, जैसे सपोज ये गेट खोलना है आपको, अब डोर हैंडल यहां ना लग के यहां लगाओ, तो आप उतना ही फोर्स लगाओगे, नहीं खुल पाएगा। यहां लगा तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहां लगा और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो लोकलाइज और फ्री, इसमें आप ऐसा मानो कि जनरली वी डील विद फ्री वेक्टर्स। शुड आई रिपीट? जनरली वी डील विद फ्री वेक्टर्स, बट लोकलाइज वेक्टर की अलग सिग्निफिकेंस है। अभी आप फ्री वेक्टर के साथ डील करेंगे, जब रोटेशन में जाएंगे हम, जब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात करेंगे, यानी कि जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक फिक्स पॉइंट होगा, वहां पे मैटर करेगा। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट मान लू, एक छोटा सा पार्टिकल मान लू बेसिकली, तो मैं फोर्स ऐसे लगा दूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर मान लो ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ऐसे किया, ऐसे घूम गया, तो वहां पे जब आप देखोगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आएंगे, रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे, वहां पे आप लोकलाइज वेक्टर की बात करोगे। अभी जनरली हम फ्री वेक्टर बात कर पूरा के नक्की कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है बेसिक बेसिक सी बातें। वेक्टर क्या होता है जी, ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, और ये वाला वेक्टर, इस पे एरो उल्टा नहीं बनाना। ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर होता है माइनस ए। क्या होता है? माइनस ए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ आ गया। ये वेक्टर हो गया माइनस ए, ये वाला वेक्टर हो गया 2a, और ये वाला वेक्टर हो गया -2a। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, उस पे ना दें, ड्राइंग पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ड्राइंग और इंग्लिश दोनों ही चीजों पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ फिजिक्स पे। आगे चलते हैं, चलो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या है? ठीक है जी, बात करो। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो इन्हें मैं फास्ट लिखूंगा और फास्ट आंसर लिखेंगे, फटाफट समझ लेंगे। इनको मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लेक्चर इस बात को ध्यान रखते हुए बना रहा हूं कि आपके रैपिड रिवीजन में काम है। तो 1-2 मिनट जिस बच्चों की बेसिक बातें क्लियर है, वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। बस लास्ट के कुछ वेक्टर सुन लेना, जैसे कि पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सारे वेक्टर आपको पता होने चाहिए, है ना। ऑर्थोगोनल वगैरह ये सारी बातें अगर कभी काम आ जाए तो फिर भी देख लोगे तो कोई बुराई भी नहीं है। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये 10 जो है मेजरली हम ये सारे वेक्टर्स यूज किया करते हैं। और 11th हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर। वैसे तो देखो एक नेगेटिव वेक्टर भी होता है, नेगेटिव, और एक कोप्लेनर भी देख लो, कोप्लेनर रह गया ना, कोप्लेनर और नेगेटिव।
एक एक करके डिस्कस करते हैं, फटाफट देखो 2 मिनट में सारे बताओ। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है आप बताइए स्वयं। मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये इक्वल वेक्टर है, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, खत्म बात। अगर मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इक्वल नहीं होंगे, और डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, तो भी इक्वल नहीं होंगे, खत्म बात। पैरेलल, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इनफैक्ट ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर मतलब आप समझ पाते हो, पैरेलल मतलब पैरेलल, खत्म बात। ऐसे एंटी पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल। अगर ये वाला वेक्टर है, देखो ये इनके एंटी पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड किसका मतलब कैसा भी हो, कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल वेक्टर वो है जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा, एंटी पैरेलल वो है जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। अब अगर मैं कोलिनियर की बात करूं तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही कोलिनियर ही होते हैं। आप बोलो सर बताओ ये दोनों कोलिनियर कैसे, इसको उठा के यहां रख दो, ये लो, इसको उठा के यहां रख दिया, क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो कोलिनियर का मतलब उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों आ गए। को इनिशियल, को का मतलब ही सेम है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है वो क्या है, को इनिशियल, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है वो क्या है, को टर्मिनल। बात है कि चल रही है, को इनिशियल को ही कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। आप ऐसा सवाल करोगे एनएलएम में, इफ 3 कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, इसका मतलब आप समझ लो कि वो यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब आप बोलो सर जैसे ये दो पॉइंट, ये दो वेक्टर हैं, ये एक साथ खत्म हुए और इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, ये को इनिशियल भी बना दिए, बनाए जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑर्थोगोनल कोई अलग बात नहीं है, बस ये नाम से डरावना लगता है, मैं बताया तो इसका क्या तात्पर्य है। ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो कहलाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नल वेक्टर, ये बढ़िया चीज है। नल वेक्टर देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल 0 0 होना चाहिए। ये सपोज x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू 1 पे जो मैंने ऐसे लाइन खींची है वो एग्जैक्ट 1 पे नहीं है, चाहे वो 1.1 से 0.9 से 1.1 तक हो, चाहे वो 0.99 से 1.01 तक हो, एग्जैक्ट अगर शार्प बना दो बिल्कुल 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नल वेक्टर का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इसका एक एग्जांपल देना है, एग्जांपल आपको हालांकि पोजीशन वेक्टर के बाद ही मैं एग्जांपल दे पाऊंगा, अभी के लिए अगर आपको लिखना है तो लिख लो। नल पॉइंट का सॉरी नल वेक्टर का एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ये बेसिकली एक एग्जांपल लिखा है मैंने। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 0। डायरेक्शन की बात करो, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, और ये जो है सिर्फ इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होती है, इसलिए यूज किया जाता है। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, इसकी काफी सारी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए यूज किया जाता है। बाकी इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मनोरंजन के उद्देश्य से भी नहीं है, काम आता है भाई। ऐसा नहीं है कि ऐसे मनोरंजन के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, किस वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर की। हाँ सर ठीक है, करो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, बढ़िया लग रहा है नाम सुनने में। यूनिट वेक्टर आप ऐसा समझिए, यूनिट मतलब यूनिटी, एकता, एक। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है। आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो, क्योंकि अभी हम ये टाइप्स कवर कर रहे हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोप्लेनर, जो एक प्लेन में लाई करते हैं वो कोप्लेनर। नेगेटिव का मतलब ये है, जैसे सपोज ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया -a, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हैं, यही तात्पर्य है, बस इतना सा। तो आप क्या समझे, नेगेटिव भी समझ गए, पोजीशन वेक्टर समझ गए, कोप्लेनर समझ गए, जो एक प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन समझते हो ना, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है। वाई जेड प्लेन है, प्लेन है। एक्स जेड प्लेन है, प्लेन है। एक ऐसा प्लेन भी हो सकता है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक प्लेन है, इसके पीछे जो दीवार है वो एक प्लेन है, उसके सामने वाली दीवार वो भी एक प्लेन है, ये दोनों पैरेलल प्लेन है। छत एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर प्लेन है, ये वाला प्लेन भी परपेंडिकुलर है। आप इनमें से किसी को भी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसा कुछ नाम भी दे सकते हो, है ना। ये अपनी खुद की स्वेच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और कंसीडर करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
तो अभी मुद्दा यह है कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप ऐसा मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। बताओ कितना एंगल है इनके बीच में, बोलो बोलो कितना एंगल है, 60 डिग्री है ना, शाबाश बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। अब समझते हैं कैसे। एक वेक्टर ये है, ध्यान से देखना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। आप कह रहे हो सर इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। अब इसी वेक्टर को यहां रख दो, एक्यूट हो गया। देख तो दोनों सामने ही रहते हैं, मतलब एक भाई इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है और ये पीछे खड़ा है, तो आप कह दो सर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। यानी कि एक आदमी इधर देख रहा था और एक इधर देख रहा था। आप कह दो सर यहां तक ऐसा कुछ, आपने इनके बीच का एंगल ये बना दिया। थोड़ी देर बाद ये चलता चलता आगे आ गया, आप कह दो सर इनके बीच का एंगल तो ये था। भाई वो आगे देख रहा है पीछे देख रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना। सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहां पे हेड से टेल मिला हुआ है, यहां पे हेड से हेड मिला हुआ है, यहां पे भी हेड से टेल मिला हुआ है और यहां पे टेल से टेल मिला हुआ है। हेड और टेल है, आंसर आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। जहां पे हेड से हेड मिला हुआ है थीटा, हेड और टेल मिले हुए हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। हेड से हेड ही मिला हुआ है, सॉरी टेल से टेल मिला हुआ है तो थीटा। टेल से टेल या हेड से हेड है तो एज इट इज थीटा, और अगर हेड से टेल या टेल से हेड है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। इतनी सी बातें, बेसिक बेसिक सी बातें, इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं वेक्टर एडिशन पे। किस पे चलते हैं, वेक्टर एडिशन पे। चलो चलते हैं वेक्टर एडिशन पे। आपके पास दो लॉज हैं वेक्टर एडिशन के लिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। कौन कौन से लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। इन दोनों को हमें जोड़ना है, ट्रायंगल लॉ के अंतर्गत जोड़ते हैं। कैसे, ट्रायंगल लॉ के अंतर्गत जोड़ते हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ के अंतर्गत जोड़ेंगे। पहले इनको हम समझते हैं। देखो समझेंगे कैसे। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इधर भाग जाएगा। अब उसी ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, उधर, दोनों तरफ से ऐसे करो, इधर भी इधर भी ऐसे, तो वो बीच में कहीं चला जाएगा। ये जो दोनों एक साथ किया ये पैरेललोग्राम लॉ था, और वन बाय वन किया वो ट्रायंगल लॉ था। जैसे मान लो कि आपने एक फुटबॉल को यहां से ऐसे किक किया, ये वेक्टर ए, उसके बाद यहां पहुंचे हुए फुटबॉल को आपने ऐसे किक किया, तो पहले यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, या फिर डायरेक्ट ऐसे चले लो। मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये आएगा ए प्लस बी, राइट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, समझ गए। अब मान लो इस बार पहले आपने ऐसे किक किया होता फिर ऐसे किक किया होता, यानी कि मैं इस बार चाहता हूं b प्लस ए की वैल्यू, तो हमने लिखा ये है जी b और ये है a। a थोड़ा छोटा रह गया इस बार, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये है a, तो ये आएगा b प्लस ए। अब देखो पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, ध्यान से देखो ये दोनों यहां पे भी a प्लस बी और a प्लस बी बराबर ही दिख रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब यहीं पे अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, देखो मैं बताता हूं आपको। ये लिखो a, ये लिखो b और डॉट 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 करके बना दो पैरेललोग्राम। क्या बना दोगे, पैरेललोग्राम। ये आया a प्लस बी। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल ये है और ये वाला ट्रायंगल ये है, ये सेम ट्रायंगल है। ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये यही दो ट्रायंगल है। ये a, ये b, ये a प्लस बी, ये b, ये a, ये a प्लस बी। अगर मान लो ये है a, ये है b, ये आया a प्लस बी, तो दिस इज नॉट ओनली इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस d, दिस इज c, दिस इज d, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू e प्लस f, दिस इज e, दिस इज f। इसे आप c प्लस d भी लिख सकते हैं, इसे आप e प्लस f भी लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल लो है, ये पैरेललोग्राम लो है, थ्योरी खुद लिख लेना, ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें, इतनी सी बातें। अब हम चर्चा करेंगे कि इनका इंफ्लुएंस क्या है, अगर कौन सा वेक्टर किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा,
किससे कितना एंगल बनाएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, ये सारी बातें अब हम पता लगाएंगे। ठीक है चलो एक सेकंड भाई, पिछले पेज पे अपनी एक चर्चा रह गई थी, मैंने शायद आपको ये नहीं बताया पोजीशन वेक्टर क्या है। मैं आपको बताया था पोजीशन वेक्टर क्या है, सुन लो, स्किप हो गया था। पोजीशन वेक्टर का मतलब है जो पोजीशन बताए वो पोजीशन वेक्टर, नाम से तो यही पता चलता है। अब पोजीशन ऐसे तो बताएगा नहीं, वो देखो सर उधर थोड़ा इधर, हाँ बढ़िया बढ़िया, यही है पोजीशन, ऐसा तो बताएगा नहीं। तो बताएगा कैसे, ओरिजिन होगा एक, मान लो ये एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को, मतलब आप ये मान लो ओरिजिन से किसी पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है। जैसे सपोज ये है पॉइंट P, ये है O, तो OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इतनी ही बात है, आगे की चर्चा आगे करते हैं। ठीक है चलो, पोजीशन वेक्टर है क्या, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी बातें हैं अपनी, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारी बातें हो गई है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो एक नया लॉ पढ़ा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी बता दो। देखो मान लो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो देखो अब आप ध्यान से देखो, ये आएगा A प्लस बी, तो A प्लस बी प्लस सी, ये आएगा A प्लस बी प्लस सी, और इन सबको ऐड करते हो आप, सोचो पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो फाइनली यहां से यहां पे आ गए ना। ये वाला वेक्टर क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पॉलीगन लो बेसिकली इसी को बोलते हैं। आप जनरल नॉलेज से देखो, ये है A, ये है B, तो ये क्या आएगा A प्लस बी, ऐसे A प्लस बी में C जोड़ दो, तो ये क्या आएगा A प्लस बी प्लस सी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अति उत्तम। इतनी बातें हो गई, ठीक है। तो ये जनरल बातें हमें समझ आ गई है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पे। अब हम करेंगे क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। मान लो ये है A और ये है B, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब आप बताओ सर इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, और रिजल्टेंट किस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, आओ देखते हैं। पहले हमने पैरेललोग्राम बना दिया, आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्या ये वाला वेक्टर A प्लस बी आएगा? बिल्कुल आएगा, A प्लस बी आएगा। ठीक है सर आएगा। अच्छा सर आपने बता दिया A प्लस बी आएगा, A माइनस बी तो आपने बताया नहीं, वो भी बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये वेक्टर A माइनस बी आएगा, आप बताओ आपको लगा कि नहीं लगा। दूसरे कलर पे बनाते हैं, ये वेक्टर आएगा A माइनस बी। पहले वीडियो रोके, उसके बाद खुद से पता लगाएं कैसे आएगा, नहीं आए तो आगे देखिए। ये है A, ये है B, ये है माइनस बी, ये है माइनस बी। तो ये देखो, ये A, ये माइनस बी, A और माइनस बी का रिजल्टेंट ये आएगा। तो बेसिकली ये आएगा A माइनस बी। अब ये और ये दोनों सेम है, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, सेम। एक और बात, ये है B, ये है A, B माइनस A देखना है तो ये बना दिया आपने माइनस A, और ये ऐसे बना दो, तो ये A माइनस बी, ये B माइनस A। आप बोलो सर ये हो गया A प्लस बी, माइनस का A प्लस बी चाहिए, तो देखो ये माइनस A माइनस बी, इनका रिजल्टेंट देखोगे ऐसे आएगा, ये आएगा माइनस का A प्लस बी। आराम से देखना, इस फिगर को एनालाइज करना। अगर आप कहते हो मैं पूरी फिगर दोबारा एनालाइज करवाता हूं, A B डॉट 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 डॉट, ठीक है, A प्लस बी, A माइनस बी। कैसे पता चला, A B माइनस बी, ये आ गया A माइनस बी। ध्यान से देखो दोनों से, तो ये A माइनस बी, ये भी A माइनस बी। चलो ठीक, हटाते हैं अगला कलर। अब आप यहां पे हो, ये है B, ये है A, ये आ गया माइनस, तो ये क्या आएगा, ये आएगा B माइनस A, और ये क्या आया था, A माइनस बी। ध्यान से देखो, A माइनस बी और B माइनस A अपोजिट ही लग रहे हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है ताकि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये है A और B का रिजल्टेंट, तो माइनस A और माइनस B का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का A प्लस बी। यही ये वाली फिगर है। 2 मिनट रोके वीडियो, स्क्रीन को रोक के आराम से क्लियरली विजुअलाइज करें, अच्छे से देखें, उसके बाद आगे चलें, उसके बाद ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करना सीखें, और उसके बाद ही हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो ये आएगा भाई ए प्लस बी। ठीक है सर, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। ए और बी के बीच का एंगल भी आपने थीटा मान लिया था, मनवा दिया। अब रिजल्टेंट निकालो। निकालते हैं रिजल्टेंट। डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये बी तो ये भी होगा बी। कितना होगा? बी। ये एंगल थीटा है, कितना है? थीटा है। अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ये बी, ये भी बी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये आएगा बी साइन थीटा, ये आएगा बी कॉस थीटा। अब आपको चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप ऐसा समझो, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो आपको चाहिए, आपको पता है ए बी का स्क्वायर, जो कि आपको निकालना ही है, ए बी की वैल्यू। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सिंपल सिंपल सी बात है, फटाफट लिखते हैं इसको, फालतू में टाइम खराब नहीं करते इस पे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी सी की जगह मैं लिखूंगा बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ए सी की जगह लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। खत्म बात। आगे सोल्व कर लो, हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा। फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो बी स्क्वायर हो जाएगा। खुद से करके देखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, समझ आ गया। आगे चलो सवाल कर लें। बहुत बढ़िया। सवाल करने से पहले देखो, ए और बी, ये था मान लो वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, ये आया इनका रिजल्टेंट ए और बी। ए और बी का रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ये, इसमें हमें दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड का तो ठीक है, हमने ऐसे निकाल लिया, डायरेक्शन का क्या करें? डायरेक्शन का ऐसे करो। मान लो ये रिजल्टेंट है, ये अल्फा एंगल बनाता है। ये क्या बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है। तो आप क्या कर सकते हो, टेन अल्फा इज इक्वल टू, क्या ये बीसी बाय एसी होगा? और एसी को आप लिखोगे एडी प्लस बीसी। तो आप ये बता सकते हो कि मान लो ये ए वेक्टर से रिजल्टेंट जो है अल्फा एंगल बनाता है, तो टेन अल्फा की वैल्यू आएगी बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आप बिगनर हैं, वेक्टर आज से पहले जिंदगी में कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, सुने नहीं, तो वीडियो को कम स्पीड में देखें, धीरे धीरे देखें, क्योंकि बिगिनर के हिसाब से ये आपको थोड़ा फास्ट लग सकता है। और पहले एक बार ये आपने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा है तो चल जाएगा, तो आप एक फ्लो में इजीली देख सकते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आज हम इस पे थोड़े बहुत, ये आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसने नहीं लिखा है देख लो, ऐसे निकलता है। और अब मैं आपको कुछ दो तीन बेसिक बेसिक से सवाल करवाऊंगा, बाकी के सवाल अगली क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम करने वाले हैं सवाल। पहला सवाल ये एक फोर्स है 23 न्यूटन का, ये भी एक फोर्स है 23 न्यूटन का। ठीक है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। आपको बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है? इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बताओ। आप बोलो सर पहले तो हम डायरेक्शन निकाल देंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, से आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। निकाल के देखो। लेकिन सर आपको कैसे पता बिना निकाले? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई भी दो वेक्टर्स अगर मान लो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, रूल है क्या? और ऐसा एक सवाल पहले पूछा भी जा चुका है। सवाल ये था कि मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट बनाता है अल्फा और बी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट बनाता है बीटा। तो इफ mod A is less than mod B, then what will happen? चार ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, कांट से।
ठीक है, ये सिंपल से बेसिक बेसिक से सवाल है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। आप इसको ऐसे समझे कि अगर मान लो कोई केस गया कोर्ट में, दो लोगों का केस है, तो जज किसके हक में अपना फैसला सुनाएगा? जो मजबूत पक्ष होगा, मान लो। और अगर दोनों ही बराबर है तो कोर्ट क्या करेगा? बुद्धा की तरह बीच का रास्ता निकाल लेगा। तो ठीक है, इसने ऐसा फैसला सुनाया, ये भी खुश, ये भी खुश, बराबर की बात हो गई। अब मान लो अगर ये मजबूत होता तो फैसला इस हक में आता। इसका ये बिल्कुल मतलब कि इसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई है लेकिन कितनी, थोड़ी बहुत। अब रिजल्टेंट जो आया, यानी कि कोर्ट का फैसला जो बड़ा है उसके पक्ष में आया, और ये जो हल्का है इससे फैसला काफी दूर है। अब अगर मान लो ये और इतना ज्यादा बड़ा हो और ये बेचारा इतना ही रहे, तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा। अब ये इसके और पास और इससे और ज्यादा दूर है। तो अब देखो, मोड ए छोटा है यानी कि मोड बी बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी के पास होगा, यानी कि बी के साथ एंगल जो बन रहा है वो छोटा बनेगा, यानी कि बीटा छोटा होगा और अल्फा बड़ा होगा। क्योंकि अल्फा क्या है, सॉरी, ए का मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड कम है तो रिजल्टेंट इससे दूर रहेगा। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट उस तरफ टिल्टेड रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन समझें। अब ये जैसे दो वेक्टर हैं आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या करेगा? इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इतनी बात तो साफ है। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। आप निकालो फॉर्मूले में वैल्यू डाल के, √a² + b² + 2ab cos थीटा। मैं क्या करता हूं, आपको बढ़िया बात बताता हूं। आप मान लो ये है x, ये भी है x, दोनों का मैग्नीट्यूड x मान लिया, तो रिजल्टेंट निकालते हैं। a² + b² + 2ab और cos 120 डिग्री को लिख दो -1/2, 2 से 2 गया, माइनस का x² बचा, उससे ये भी गया और इससे ये भी गया, तो बच गया क्या? x। यानी कि आगे से याद रखना कि जब भी कोई दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनके बीच का एंगल उन्हें बाइसेक्ट करेगा, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लो ऐसा होता है कि कोई दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। दूसरी बात, अगर मान लो दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, रिजल्टेंट √2 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? √2 टाइम्स आएगा। अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, उस वाले फॉर्मूले से आप इन सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखेंगे इतना ही आता है कि नहीं आता। दूसरी बात, कल मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, कंपोनेंट्स ब्रेक करना सिखाऊंगा, उससे भी ये तीनों रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि 60 डिग्री पे √3 टाइम्स आता है रिजल्टेंट, 90 पे √2 टाइम्स आता है और 120 डिग्री पे सेम आता है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।